हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्टीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि अभी तक हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे और इसके साथ में करंट अफेयर देख रहे थे। और करंट अफेयर में हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को कंप्लीट कर डाला है। उसमें अप्रैल माह का बचा हुआ है। और हम आज की क्लास में नेशनल करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जो कि जनवरी माह का है। और उसके अलावा मई जून जुलाई, ये तीन मतलब टोटल ओवरऑल आप देखेंगे तो 4 माह का ये करंट अफेयर है। अब देखिए, इसका पीडीएफ आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप जाएंगे एप्लीकेशन पे और वहां पे आपको नेशनल करंट अफेयर एक फोल्डर दिखेगा। नेशनल करंट अफेयर फोल्डर में जाके आपको वहां पे क्लास भी मिलेगी और साथ में आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए, एक बार आपने मान लीजिए प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा तो एक बार पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। या तो इस क्लास को पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इसको जरूर आज शाम या फिर कल तक में एक बार इसको फिर से रिवीजन करिए। इससे क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए। करंट अफेयर आपको इसी साल का पढ़ना है, 2025 का पढ़ना है, 2024 का नहीं पढ़ना, क्योंकि वेटेज कम हो गया है। इस वजह से हम इसी साल का करंट अफेयर करने वाले हैं और हमारे एग्जाम में भी इसी साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा, पिछले साल का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024, ये जो आया 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में आया है, इसमें सबसे स्वच्छ शहर जो आया है, बना है, वो है अहमदाबाद। ये जो बना हुआ है, देखिए इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है कि 2 लाख से ज़्यादा, फिर 5 लाख से ज़्यादा आबादी, फिर तो ऐसे करके तो जो सब 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली शहरों में सबसे स्वच्छ शहर जो बना है, वो बना है अहमदाबाद। हमेशा कौन टॉप करता था? इंदौर टॉप करता था। इस बार अहमदाबाद ने टॉप कर दिया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, 20,000 से कम आबादी वाले में हमारे छत्तीसगढ़ का बिल्हा, क्या हमारे छत्तीसगढ़ का बिल्हा जो विकास खंड है, वो टॉप किया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम आया है बिल्हा। बिल्हा कहाँ पे है? तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ में है। और ये 20,000 से कम आबादी वालों में ये फर्स्ट रैंक पे था। फिर देखिए, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये घाना का एक सर्वोच्च सम्मान है। क्या? घाना का एक सम्मान है। क्या नाम है इसका? द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये किसको मिला है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। आज आप परेशान हो जाएंगे, इतने सारे इनको अवार्ड हम दिला देंगे। ठीक है, तो देखिए, घाना का सर्वोच्च सम्मान, अगर मान लीजिए सम्मान के बारे में बात आएगी तो आपको नरेंद्र मोदी जी का नाम याद रखना है। बहुत सारे सम्मान मिले हैं। हाँ, किसको? तो हमारे राष्ट्रपति जी को भी मिला था। ठीक है, वो आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से बहुत सारे जो सम्मान है, वो सारे के सारे आपको नरेंद्र मोदी जी को देखने को मिलने वाले हैं। द ऑफिसर तो आप कुछ मत याद करना, चलिए ऑफिसर याद कर लेंगे। ऑफिसर से आप बोल देंगे कि चलिए यार, ये घाना का सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बस हो गया। ठीक है, फिर देखिए, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विथिया मिराबिलिस। ठीक है, ये जो एक अवार्ड है, ये किसको मिला है? ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और ये कहाँ का? तो ये है नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान। तो एंशियंट, आप एक वर्ड को यहाँ पकड़ लीजिए कि एंशियंट जो है वो नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है। और ये भी किसको मिला है? ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये एक बार में याद नहीं होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक कोई वर्ड को पकड़िए और इससे ये पता चल जाएगा कि नामीबिया का है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये वाला पूरा पूरा ये ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविथिया मिराबिलिस ऐसे करके लिख के दे देगा कि ये आखिर सर जो सम्मान है ये कहाँ का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नामीबिया का है। मिला किसको है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो घाना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ का सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो घाना का मिला है, नामीबिया का मिला है। कहाँ का? नामीबिया का। और भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बेस्ट मैजिक क्रिएटर, मैजिक मतलब जादू, क्रिएटर, वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड में सुहानी शाह ने यहाँ पे क्या है, विजेता घोषित की गई हैं। आप सुहानी शाह को हो सकता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो सुहानी शाह है वो क्या करती हैं, तो जैसे आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें वो बता देती हैं। ठीक है, तो सुहानी शाह ऐसा नहीं है कोई बाबा है, बाबा नहीं है, ये मैजिक क्रिएटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सुहानी शाह। चलिए आगे।
जगदीप धनखड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट तो बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ये जगदीप धनखड़ धनखड़ जी बस है? नहीं है। देखिए और क्या क्या आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे ये। संसद सत्र के बीच में, मतलब संसद सत्र चल रहा था उसी बीच में इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़। पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। अभी कुछ टाइम पहले जब हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे उस टाइम में बताया था कि पहले उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़ जी, जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। अभी ये महाभियोग का जो प्रोसेस है ये आपको याद रखना है। महाभियोग का प्रोसेस अभी कहाँ पता चलेगा आपको? तुरंत आप इसको कहाँ जाएंगे? पॉलिटी वाली राज व्यवस्था की जो क्लास थी, पॉलिटी वाली क्लास में जाएंगे और इसके बारे में आप जो भी तथ्य है वो तथ्य, इसके अनुच्छेद के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत में महाभियोग लाया गया था, ठीक है, और उपराष्ट्रपति जी का जो या नियुक्ति होती है या फिर जो इनका निर्वाचन होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत में होता है, ये सब उपराष्ट्रपति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये अभी हाईलाइटेड टॉपिक था तो ये आपके थ्योरी वाले सेक्शन से क्वेश्चन उठाएगा, वहाँ से नहीं उठाया तो ये करंट से उठाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति आप क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति के लिए जाएंगे आप पॉलिटी वाले सेक्शन में और उपराष्ट्रपति जहाँ भी लिखा होगा उपराष्ट्रपति के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आप पूरा का पूरा अच्छे से कर लेंगे। और उसी में आप याद रख लेंगे राष्ट्रपति जी के भी बारे में कि राष्ट्रपति जी के बारे में कि उनके लिए जो महाभियोग लाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत में लाया जाता है। क्या आपको याद है? क्या नहीं याद है? कोई बात नहीं, चलिए आप इसको याद कर लेना, आर्टिकल 61। चलिए देखिए, है ना, तो संसद सत्र के बीच में ही इस्तीफा दे दिए पहले कौन? जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। स्वस्थ कारण बताए हैं इन्होंने, बाकी राजनीतिक कारण हो सकते हैं, मोदी जी ने दबाव डाला होगा भाई साहब अब हट जाओ, ठीक है। और एक तो ऐसा, और इसके अलावा ये दूसरा चीज कि आपको याद रखना है कि ये महाभियोग इनके खिलाफ लाया गया था। ये पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। महाभियोग का मतलब होता है इनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं महाभियोग। मुख्य रूप से जो महाभियोग वर्णित है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए वर्णित है और किसी के लिए भी महाभियोग वर्णित नहीं है। अब देखिए इस्तीफा, जो इस्तीफा देते हैं, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को इस्तीफा ये सौंपते हैं। और देखिए अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत इस्तीफा देते हैं? तो 67A के तहत में ये राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं। तो जो कोई भी उपराष्ट्रपति होता है वो 67A के तहत में राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। चलिए उसके बाद देखिए, क्या दूसरा कलर ले लें? हाँ दूसरा कलर देख लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। फौजा सिंह का निधन हो गया। किसका? फौजा सिंह का निधन हो गया। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर देखिए V.S. अच्युतानंद का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये राजनेता में थे। क्या थे? ये राजनेता थे। तो आपको याद रखना है कि V.S. अच्युतानंद का निधन हो गया है। ये क्या थे? तो बोलेंगे आप राजनेता थे। और कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो केरल के मुख्यमंत्री थे ये, पूर्व मुख्यमंत्री। फिर देखिए हिनले पासपोर्ट इंडेक्स। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आखिर जो आपका पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो किसका है? सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। भारत का पासपोर्ट कौन से क्रम का है? 77 नंबर का है भारत का पासपोर्ट। पासपोर्ट के थ्रू ही तो आप जा सकते हैं कहाँ पे? चाइना जा सकते हैं, रसिया जा सकते हैं, USA जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आतंकवादी रहते हैं पाकिस्तान में, तो है ना, तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए पाकिस्तान आप नहीं जा सकते, ठीक है। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो बीजापुर मतलब सॉरी, जो वीजा होता है, वीजा एक्चुअल में होता है क्या है? दूसरे देश में जाने के लिए आपको वहाँ पे एक परमिट रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य, मतलब सौर ऊर्जा का जो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। बोलोगे सौर ऊर्जा मतलब सीधी सी बात है सौर से होता है, तो सौर तो हम सूर्य से हमें ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन सबसे ज़्यादा आखिर ये ऊर्जा को मतलब सोलर पैनल वगैरह कौन लगाया है जिससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा जनरेट हो पाई, ठीक है। तो ये है टॉप पे
राजस्थान। आप कैसे याद रखोगे, सीधी सी बात है यार। वहां पे क्या है, रेत ही रेत है, रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत। क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, रेत में लगा दिए सोलर पैनल, हो गया, हमें ऊर्जा भी मिल गया। तो राजस्थान। पवन ऊर्जा, क्या पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में क्षमता, पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य कौन सा है, गुजरात है। कौन, गुजरात। राजस्थान के नीचे में गुजरात। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ये कब से कब तक चला, बस आप इसका डेट वास याद रखना। धरती धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ये किसके लिए, तो ये जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे ये लाया गया था। तो वो सब मत याद रखिए, बस याद रखिए कि आखिर कब से कब तक चला, तो 15 जून से 30 जून तक, अभी ये 2025 में चला है। ठीक है, तो 15 जून से 30 जून तक ये चला है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, क्या 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून बताइए क्या है, 21 जून, 21 जून योग दिवस, क्या दिवस, योग दिवस। फिर देखिए माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट, माइनिंग मतलब सीधी सी बात है खदान, खदान में टूरिज्म मतलब अरे यार, मैं खदान में जाऊंगा और टूरिस्ट बन के, भाई काला काला भूत बन के आऊंगा मैं। कोई बात नहीं, माइनिंग दिखाने के लिए, खदान दिखाने के लिए झारखंड एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे आपको खदान के अंदर घुमाया जाएगा। तो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट कौन सा राज्य, तो झारखंड। और जाएंगे आप कोयले के अंदर में, तो सीधी सी बात है काले होके आएंगे, पूरा कोयला ही कोयला। अगर आपको मान लीजिए वहाँ से काला नहीं होना है, तो आप हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे आ जाना, उरला चले जाना, सिलतरा चले जाना, वहाँ से आप पक्का काले होके आओगे। ठीक है, बहुत पॉल्यूशन है उधर, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइए। संचार साथी पोर्टल, संचार साथी जो पोर्टल है वो किसके लिए लाया गया है, तो ये डिजिटल सुरक्षा के लिए। डिजिटल सुरक्षा मतलब आपका जो मोबाइल है, या तो आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है, धोखाधड़ी मतलब आपके अकाउंट से गायब कर दिया, वो धोखाधड़ी हो गया। चोरी हो गया है मोबाइल, उसको ट्रैक करना, तो जो ये मोबाइल आपके डेटा को चोरी कर लिया, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं मोबाइल में, वो सबके लिए संचार साथी। संचार मतलब सीधी सी बात है कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मतलब मोबाइल ही आप समझ लीजिए। कम्युनिकेशन तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आप मोबाइल समझिए, और संचार का साथी ये डिजिटल सुरक्षा हेतु, ये आपको याद रखना है। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संचार साथी जो पोर्टल है वो किसके लिए है, तो डिजिटल सुरक्षा के लिए है। डिजिटल सुरक्षा मतलब हमारे मोबाइल वगैरह की सुरक्षा के लिए है। फिर देखिए ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम जो मिशन है वो 27 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करने के लिए स्कूलों को डिजिटलीकरण करना, और इसके अलावा स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, और एक तीसरा ऑप्शन दे देगा कि पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण व संरक्षण के लिए। तो आप बोलोगे ज्ञान है मतलब पढ़ाई की बात होगी, तो आप गलत हो जाओगे। और आपको याद रखना क्या था, जो पांडुलिपि होती है, जो हाथ से चीज़ें लिखी गई थी बहुत पुराने टाइम में, और हमारे यहाँ हमारे राजा कौन, तो चक्रधर सिंह। जो राजा चक्रधर सिंह थे, राज कौन, कहाँ के, रायगढ़ के। तो रायगढ़ के जो राजा चक्रधर सिंह थे उन्होंने भी हाथ से भी कुछ पांडुलिपियाँ लिखी थी, तो उसको भी यहाँ पे इन्होंने संरक्षित किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजा थे, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के जो राजा थे कौन, चक्रधर सिंह, उनका भी पांडुलिपि को डिजिटलीकरण व संरक्षित किया गया। तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, जो पांडुलिपियां है जो हाथों से राजा लोग लिखते थे, अब टाइम पास करते रहते थे, उसी को डिजिटलीकरण कर देना। मतलब कि यार कहीं मान लो बीच में कुछ कट फट गया, टूट गया, खराब हो गया, सड़ गया, दीमक लग गए, तो उसको हम डिजिटलीकरण कर देंगे, तो कम से कम याद तो रहेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, और उसे हमें संरक्षित करना है। ठीक है, तो 27 जुलाई से शुरू हुआ है, अभी लेटेस्ट में ही शुरू हुआ है। और आपको ये भी याद रखना है कि पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण व संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए। फिर देखिए विम्बल्डन ओपन 2025, विम्बल्डन ओपन 2025 है, इसकी जो विजेता है वो पुरुष में है जैनिक सिनर। कौन, जैनिक सिनर। और इसके अलावा जो महिला में है वो होते हैं इगा स्वातिक, है ना। तो आप बोलेंगे चलिए, वैसे ये हम मजाक के पर्पज से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोचने लग जाए। देखिए बल, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया बल। अब आपको तो याद करना है कुछ भी आपके पास में ट्रिक है। ये देखिए बल, आपको दिखा है विम्बल, है ना, विम्बल। बल है, डन है, ठीक है, बल है तो सीधी सी बात है हमारा सिलेक्शन डन है। अब देखिए बल है तो बोलेंगे यार हाँ बल है नर के पास, नर तो पुरुष में नर हो जाएगा, जैनिक सिनर जीत गया। बल है तो आप बोलेंगे ये नर है, ठीक है, नर है,
यहाँ पे आप ऐसे करके याद करेंगे तो बल है तो नर जीत गया पुरुष में, और महिला में ईगो जीत गया। महिलाओं में ईगो बहुत होता है ना, आप बोलेंगे हाँ बहुत ईगो वाली यार, मुझसे बात तक नहीं करती वो। ये देखो, तो आप बोलेंगे बल काहे का है महिलाओं में, तो बोलोगे ईगो का बल है। किसका? ईगो का बल है। ये हमारा बस केवल याद करने के लिए ऐसा है, ऐसा कुछ हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो आप बल से याद रखेंगे नर, नर पुरुष में, और महिलाओं में ईगो, ईगा स्वातिक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फिडे महिला विश्व कप फाइनल। फिडे महिला विश्व कप फाइनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। फीडे मतलब ये शतरंज के लिए होता है। फीडे जो वर्ल्ड कप होता है ये किसके लिए होता है? शतरंज के लिए होता है। किसके लिए? शतरंज के लिए होता है। और फीडे का संबंध पूछ लेगा कि जो फीडे होता है वो किसके लिए होता है, तो शतरंज के लिए होता है। और इसमें जो विजेता बनी है वो कौन है? हमारे छत्तीसगढ़, सॉरी हमारे इंडिया के महाराष्ट्र की, कहाँ के? महाराष्ट्र की दिव्या देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख महिला विश्व कप फीडे जीती हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक पढ़ सकते हैं कि जॉर्जिया। एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा हो रहा था, एक केस ऐसा बन गया था कि 4 लोग जो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, चारों के चारों तो इंडिया वाले हो गए थे, पूरी के पूरे फीमेल, और सारी की सारी इंडिया की। अब बताइए जीतेगा तो इंडिया वाला ही जीतेगा ना। और उसमें भी कौन जीता? तो दिव्या देशमुख जीती, जो कि महाराष्ट्र की थी। आयोजन कहाँ पे? तो बोलेंगे आयोजन हुआ था जॉर्जिया में। आईसीसी तीनों फॉर्मेट पहली महिला, तीनों फॉर्मेट में, किसमें? आईसीसी तीनों फॉर्मेट में पहली महिला भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने शतक लगाया, ठीक है क्या? जिन्होंने शतक लगाया। तो आईसीसी तीनों फॉर्मेट में पहली महिला भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने शतक लगाया वो है स्मृति मंधाना जी। फिर देखिए, देखिए अब तीनों फॉर्मेट क्या होते हैं? एक तो होता है T20, एक होता है वनडे, और एक होता है टेस्ट। तीनों में शतक कौन लगाया? स्मृति मंधाना, फेमस नेम है। फिर एशिया कप क्रिकेट 2025 का जो आयोजन होने वाला है वो एशिया कप 2025 का आयोजन होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। फिर देखिए निसार, निसार, निसार उपग्रह है, ठीक है। निसार उपग्रह आप पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, नासा इसरो। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद रखेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। निसार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नासा इसरो। नासा मतलब यूएसए वाले और इंडिया वाले, इस इंडिया के इसरो और नासा जो यूएसए के है ना, अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ये दोनों लोग मिल के ये उपग्रह को बनाए हैं और छोड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है निसार। निसार का फुल फॉर्म याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे जो प्रक्षेपण यान, अब सीधी सी बात, हमारा सैटेलाइट बन गया है तो उसको हम किसी न किसी यान के थ्रू तो प्रक्षेपित करेंगे, मतलब वहां तक पहुंचाएंगे ऊपर तक में, ठीक है। अगर आप बोलोगे एक काम करता हूँ यार, मैं उसको क्या करता हूँ ऐसे ही धक्का दे दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं, वो पट से आपके टकले पे ही गिर जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप बोलेंगे कोई ना कोई सैटेलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से सैटेलाइट से उसको भेजे हैं? GSLV-F16, ठीक है। तो GSLV-F16 के थ्रू इसको भेजे हैं, ये आपको याद रखना है। किसको? निसार को भेजे हैं। और कहाँ से प्रक्षेपित किए हैं? तो प्रक्षेपित किए हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किए हैं। किसको? निसार उपग्रह को। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये रडार इमेजिंग उपग्रह है। रडार इमेजिंग उपग्रह जो पृथ्वी की सतह के उच्च रिजोल्यूशन चित्र प्रदान करने में सक्षम है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव का पता चल पाएगा। मतलब पृथ्वी की सतह पे क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं, कैसे क्या भूकंप आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पानी में कंपन वगैरह दिखे, कुछ दिखे तो उनको पता चल जाए। तो भूकंप की भविष्यवाणी हो सकती है, ज्वालामुखी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे आखिर वाटर ले, मतलब यहाँ पे जैसे जो समुद्री वो है सतह है, वहाँ से पानी कैसे ज़्यादा हो रहा है, या फिर बर्फ पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है। तो जो भी आपको सरफेस पे दिखता है वो सब चीज़ के बारे में ये अच्छा उच्च रिजोल्यूशन, मतलब अच्छा हाई रिजोल्यूशन वाला चित्र देगा। हाई रिजोल्यूशन वाला चित्र दिखेगा तो सीधी सी बात वो ऊपर रहेगा। तो अगर आप कल को अपनी उनके साथ हाथ पकड़ के आप घूमते रहोगे तो वहाँ पे ये निसार जो है वो निसार देख लेगा, बोलेगा ये देखो ये लाल पहना था, ये पीला पहनी थी, और दोनों साथ में घूम रहे थे, देखो ये यही लोग हैं, और गाड़ी का नंबर भी वो चेक कर लेगा। तो हाई रिजोल्यूशन वाला रहेगा, ये आपको याद रखना है निसार, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फीफा रैंकिंग। क्या? फीफा रैंकिंग, इंडिया को जो रैंक है वो फीफा रैंकिंग में देखिए बताने लायक ही नहीं है, कोई बात नहीं, 133वां रैंक है।
फिर देखिए ऑपरेशन महादेव क्यों चालू किया गया? जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए। अरे भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर लाया गया था काहे के लिए? तो पाकिस्तान वालों को मारने के लिए। तो जो उसके बाद देखिए, पहली बात तो जो पहलगाम अटैक हुआ था, क्या पहलगाम अटैक हुआ था तो जो आतंकी लोग थे ये लोग रुक गए थे, इन्हीं को ही पकड़ने के लिए, मारने के लिए ऑपरेशन महादेव लाया गया था। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी छुपे हुए थे उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव लाया गया था। फिर देखिए, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आप बोलेंगे पहले से ही थे जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरे नंबर पे अभी हाल ही में बने हैं नरेंद्र मोदी जी। किसको? इंदिरा गांधी जी को हरा दिए हैं। अब ये कितने, 12 साल लगभग इनका कार्यकाल हो गया है। तो इंदिरा गांधी, सॉरी, जो नरेंद्र मोदी जी है ये अभी सेकंड रैंक पे हैं। कौन से सेकंड रैंक पे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, पता चला आप नरेंद्र मोदी जी वहाँ आगे आ गए, गलत कर दोगे। इंदिरा गांधी आपको थर्ड याद रखना है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी सेकंड याद रखना है। अभी टॉप में कौन है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है प्रधानमंत्री के रूप में? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। फिर देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को द्वारा भारत की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य मतलब मराठा लोग, आपको पता है ना, शिवाजी हो गए, ये सब तो बहुत पावरफुल थे। तो इनकी जो, जैसे कि आपको आपने शिवनेर का नाम सुना होगा, रायगढ़ का नाम सुना होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि यार जो वहाँ मराठा लोग थे, भोसले शासक थे, लोग बहुत पावरफुल थे, ठीक है। तो इन्हीं के जो सैन्य चीज़ें हैं उसी को यहाँ पे कहा, मतलब इनकी जो छावनी हो गई, जो चीज़ें थी, उसके लिए यहाँ पे यूनेस्को ने क्या किया, उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। अभी जो मराठा सैन्य परिदृश्य है ये कहाँ कहाँ पे है? एक तो महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में। पहले महाराष्ट्र तमिलनाडु नहीं बने थे जब भोसला शासक थे, और इसके बाद जो पहले शिवाजी लोग थे उस टाइम पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसा कुछ नहीं बना था। पूरा का पूरा महाराष्ट्र में ही आता था, मराठी लोग आते थे उधर साइड में, ठीक है। तो तमिलनाडु में एक जिंजी किला को ये लोग क्या किए हैं, मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल किए हैं। और महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह हैं, शिवनेर हो गया, रायगढ़ हो गया, बहुत सारी जगह हैं, तो उस सबको शामिल किया गया। तो जगह को मत याद रखिए, बस आप याद रखिए कि मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर देखिए, भारत के यूपीआई तकनीक को अपनाने वाला विश्व का पहला देश? आखिर यूपीआई जो टेक्निक है उसको अपनाने वाला, भारत की यूपीआई टेक्निक को अपनाने वाला पहला देश विश्व का नामीबिया है। और नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान बोलेंगे नामीबिया। और हमने क्या याद रखा था? एंशियंट याद रखा था नामीबिया का। और एंशियंट से हमें क्या पता चल गया था? तो एंशियंट से हमें पता लगा कि नामीबिया का सम्मान है, और नामीबिया के सम्मान से पता चला कि हम मोदी जी को दे देते हैं, बस हो गया काम खत्म हमारा। गणेशोत्सव, ये देखिए, ये गणेशोत्सव जो था, ये सार्वजनिक जो गणेशोत्सव है उसको अब महाराष्ट्र का राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। अब गणेशोत्सव कब से मनाया जाता है? 1893 से। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव की शुरुआत किया था। कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो आपको ये तो इतिहास वाला सेक्शन हो जाता है। आपको ये याद रखना है, जो गणेशोत्सव है ये महाराष्ट्र का राज्य उत्सव, इसको अब मनाया, महाराष्ट्र के राज्योत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा, गणेशोत्सव को। फिर देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे? तो रियो डे जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील में। बी मतलब होता है यहाँ पे, क्या बताइए? बी मतलब क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रूस, ई आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब कौन हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितने आखिर मेंबर हो गए हैं? अब इसमें लेटेस्ट में 10 हो गए हैं। पहले 5 थे, ब्रिक करके थे, फिर एस जुड़ गया, ब्रिक्स हो गए, फिर उसके बाद 5 और जुड़ गए हैं, अब 10 हो गए हैं। तो ब्रिक्स में अब कितने मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स में? तो आप बोलेंगे ब्रिक्स में अब टोटल 10 मेंबर हो गए हैं स्थायी तौर पे। फिर देखिए, मेनार और खींजन गांव, कौन सा? मेनार और खींजन गांव। मेनार और खींजन गांव को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो मेनार और खींजन गांव को, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। राजस्थान की मेनार और खींजन गांव, इनको रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। अब ये रामसर साइट क्या होता है? ये आर्द्र भूमि मतलब होता है कि यहाँ पे तालाब वगैरह रहेगा,
ठीक है, यहाँ थोड़े बहुत पेड़ पौधे रहेंगे, इससे क्या होगा, तो ये जो जानवर लोग हैं वो बाहर के भी जानवर आके यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ के भी जो जानवर हैं उनको पानी मिल जाएगा, इधर पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ आराम कर सकते हैं। तो भारत के बहुत सारी जगह अप्रोक्स अभी के टाइम पे तो 91 या 92 के आसपास में रामसर सूची में हम शामिल कर दिए गए हैं। तो ये टोटल नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछ लेगा कि रामसर साइट में अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया, तो मेनार और खींजन गांव, क्या मेनार और खींजन गांव को राजस्थान के, है ना, राजस्थान के मेनार और खींजन गांव को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। फिर देखिए, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ये 3, देखिए ये कितना खतरनाक नाम आ गया, पूरा का पूरा मत याद रखिए। ठीक है, आप ये कॉलर याद रखिए, और कॉलर में आप बोलेंगे क्या, कॉलर में साइप्रस, ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द मकारियोस। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चाहे कॉलर एक वर्ड पकड़ लीजिए, कॉलर, और कॉलर से याद रख लीजिए कि साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है, और ये किसको मिल गया है, नरेंद्र मोदी जी को मिल गया है। ठीक है, तो कॉलर, कॉलर भी नरेंद्र मोदी जी की शर्ट में है, कॉलर भी नरेंद्र मोदी जी की शर्ट में है, जो कि साइप्रस का मिला हुआ है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी हाल ही में बनी है। कौन, तो क्रिस्टी कोवेंट्री, कौन, क्रिस्टी कोवेंट्री। उसके बाद देखिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसने आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, शिखर धवन ने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी जीवनी है, आत्मकथा है, तो बोलेंगे किसकी है, शिखर धवन जी की। ठीक है, चलिए, फिर देखिए, वन्य वन्य प्राणी संरक्षणवादी और टाइगर मैन। ठीक है, ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वाल्मीकि थापर जी को, किसको, वाल्मीकि थापर जी को वन्य प्राणी संरक्षणवादी एवं टाइगर मैन कहा जाता है। तो ये ऐसा पूछ लेगा कि जो वाल्मीकि थापर जी हैं इनका संबंध किससे है, अभी हाल ही में शायद किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये वाल्मीकि जो थापर जी हैं, मैच द कॉलम में पूछा गया था, तो ये वन्य प्राणी संरक्षणवादी और टाइगर मैन है। ठीक है, फिर देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन मतलब जो जलवायु का परिवर्तन होता है उसमें जो रैंक मिला है, तो इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया का रैंक है 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन मतलब सीधी सी बात है, जो हमारी जलवायु वो परिवर्तित हो रही है, और कौन सी, मतलब टॉप में नहीं, हम टॉप 10 में है, सोच सकते हैं, मतलब हमारी जो इंडिया की जो जलवायु है, वो जो एटमॉस्फेयर वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सीधी सी बात है, चेंज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारे इंडिया का 10वां रैंक है। टॉप में कौन है, मत याद रखिए। फिर देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है वो है 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप मतलब जो लड़के हैं या फिर मेल हैं या जो फीमेल है, इनके बीच में सीधी सी बात है, होता है ना कि यार लड़का है उसको बहुत ज़्यादा मानती हैं मम्मी, मुझे, मैं हूँ तो मुझे तो नहीं मानती हैं आप। तो जो लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव है महिलाओं और पुरुषों के बीच में काम को लेकर, कि लड़कियां हैं इनको काम पे नहीं रखेंगे, लड़के रखेंगे, पहले के टाइम में चीज़ें बहुत चलती थी। तो यही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 131वां। अंतिम स्थान पे हमारा कौन है, तो हमारा लल्ला पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये देखिए, अंतिम स्थान भी पूछ लेगा एग्जामिनर, क्या पता उसको पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी हो। और इंडिया का 131वां, क्या 131वां क्या है, तो यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट में रैंक है। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे, एक आप हो गए, एक वो हो गए। ठीक है, और आपके 3 बच्चे हो गए। ठीक है, एक आप एक वो, तो बोलेंगे अच्छा, और हम यहाँ पे 3 बच्चे हो गए। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है वो 131वां है। फिर देखिए, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में क्या बोला गया है, 2011-12 से, कब से, 2011-12 से 2022-23 तक भारत के 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाल दिया गया है। अब वो गरीबी श्रेणी में आ गए हैं, क्या पहले अत्यधिक गरीब थे, अब वो गरीबी की श्रेणी में आ गए हैं। कितने करोड़ लोग, तो 27 करोड़ लोग, कितने, 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 27 करोड़ लोगों को। फिर देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक में जो इंडिया का रैंक है वो है 115, और जो टॉप किया है वो किसने टॉप किया है, आइसलैंड। तो देखिए, आपको ये तो पता है ना, शांति किससे मिलती है, बोलोगे आइस,
बर्फ लगा लो भाई, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो हम बर्फ लगा लेते हैं। जब आपको चोट लगती थी तो क्या करते थे, जब सिन पेन होता था तो क्या करते थे, बर्फ लगाते थे। आइस, आइस से आपको शांति मिलती थी ना, बोलेंगे हाँ टॉप में। देखिए तो शांति में आइसलैंड। और देखिए, और हमारे इंडिया में तो बोलेंगे, हमारे इंडिया में केवल और केवल 11 बजे से लेके 5 बजे तक शांति रहती है। कितना, 11 बजे से 5 बजे तक शांति रहती है। इसलिए 115 आपको याद रखना है, 115वां रैंक है वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया का। फिर देखिए भारत का शीर्ष यूनिवर्सिटी, भारत का जो शीर्ष यूनिवर्सिटी मतलब सबसे अच्छी जो यहाँ पढ़ाई होती है वो है आईआईटी दिल्ली। कौन सा, आईआईटी दिल्ली है शीर्ष यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद देखिए, सिकल सेल एवं एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भाई सिकल सेल, और सिकल सेल में जो ब्लड सेल्स जो ब्लड होते हैं वो हल्के से ऐसे लंबे बनते हैं, जैसे ब्लड का ऐसे गोला होता है ना, तो ऐसे हल्के से लंबे बनते हैं, सिकल सेल हो जाता है। और एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ये दोनों को खत्म करने का जो लक्ष्य है वो है 2047 तक। कब, 2047 तक एनीमिया और सिकल सेल को हम खत्म करने का लक्ष्य रखे हैं। फिर देखिए, सतत विकास सूचकांक एसडीजी इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक में जो इंडिया का रैंक है वो है 99। कौन सा, 99 रैंक है इंडिया का। सतत विकास सूचकांक में इंडिया का जो रैंक है वो है 99। और फर्स्ट रैंक है फिनलैंड, मतलब जो फन करेगा, क्या जो फन करेगा वो टॉप में रहेगा। सतत मतलब कंटिन्यू विकास करेगा, जो फन करेगा वो कंटिन्यू विकास करेगा। तो सतत विकास सूचकांक में फिनलैंड टॉप पे है, और इंडिया का देखिए हम लास्ट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 99 क्रम पे हैं। हमारे यहाँ कोई फन वन नहीं होता, 99 वाला क्रम हो जाएगा। फिर देखिए पीएम आयुष्मान वयम वंदना कार्ड योजना, पीएम आयुष्मान वयम वंदना कार्ड योजना ये किसके लिए लाया गया है, तो जिसका एज हो गया है 70+, 70+ एज वालों के लिए यहाँ पे पीएम आयुष्मान वयम वंदना कार्ड योजना लाया गया है। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। तो इसमें एज पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 70+ वाले लोगों के लिए ये योजना लाई गई है। और ये इसमें क्या होगा, तो इसमें 5 लाख तक का इलाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, भारत के पूर्ण साक्षरता वाले राज्य, भारत के जो पूर्ण साक्षरता वाले राज्य है वो कौन से हैं। सबसे पहले पूर्ण, मतलब देखिए 95+ हो जाएगा, 95% प्लस हो जाएगा, हम उसको पूर्ण साक्षरता में डाल देते हैं, ऐसा नहीं कि 100%। तो 95% प्लस वाले में सबसे पहले कौन टॉप मारा, मिजोरम। तो पहला जो पूर्ण साक्षरता वाला राज्य है, मतलब वहाँ के सबके सब लोग शिक्षित हो गए हैं, तो मिजोरम। ठीक है, उसके बाद सेकंड बना गोवा, उसके बाद थर्ड बना त्रिपुरा। तो आपको एटलीस्ट पहले और दूसरे का तो याद रहना ही चाहिए कि मिजोरम और गोवा पहले और दूसरे, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा। फिर देखिए एयर इंडिया की उड़ान 171 की दुर्घटना जांची। तो आपको पता है एयर इंडिया अभी जो अटैक, सॉरी, जो उड़ान हुआ था उसका जो दुर्घटना हुआ था, उसके लिए इसकी जांच हेतु गोविंद मोहन, किसकी, गोविंद मोहन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया कि आखिर ये जो दुर्घटना हुआ था हेलीकॉप्टर का, ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में, गोविंद मोहन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। किसकी, गोविंद मोहन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। फिर देखिए प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल ये किसके लिए, देखिए प्रतिभा मतलब आपको पता है ना, टैलेंट की बात हो रही है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप यूपीएससी में या फिर पीएससी में आपने देखा होगा बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, यूपीएससी मेंस निकाल लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कुछ कुछ नंबर से चूक जा रहे हैं। 3 बार 4 बार मेंस दे दिए हैं लेकिन नहीं निकल, अब उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाद में एज में बाहर हो गए। तो ऐसे लोग जितने टैलेंटेड हो गए हैं उनके लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लाया गया है। अब ये जो रहेगा ये प्राइवेट रहेगा। ठीक है, प्राइवेट के जो संस्थाएं हैं वो ये लोग वो क्या करेंगी, प्रतिभा सेतु पोर्टल के तहत में जो यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं वो लोगों को अपने यहाँ अच्छी सी जॉब देगी। ठीक है, तो जो यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं वो लोगों के लिए यहाँ पे रोजगार मिलेगा और अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। फिर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। क्या, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। अरे भाई साहब क्या हराओगे, हर जगह तो पन्नी मिल रही है, हर जगह हर चीज़ मतलब प्लास्टिक वाली चीज़ें मिल रही हैं, कैसे हराओगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये थीम था। फिर देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च जो पुल है वो है चिनाब रेल पुल। कौन सा, चिनाब रेल पुल। रेलवे आर्च पुल वही हो जाता है ना, देखिए ऐसा, ये देखिए ये हो गया नीचे, यहाँ से ट्रेन जाएगी और इसमें जो चीज़ें रहेंगी तो ऐसे यहाँ पे खंभे गड़े होंगे और वो केबल से ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं ना, आपने देखा भी होगा ऐसे जुड़े रहते हैं, हाँ वही हो जाएगा रेलवे आर्च पुल।
ठीक है, ये देखिए ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है वो है चिनाब रेल पुल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। फिर देखिए इंडियन प्रीमियर लीग, अभी ये पीएस वो सॉरी इसमें आबकारी आरक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आईपीएल 2025 कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। आईपीएल का विजेता कौन? आरसीबी बना था। ये मेल की बात हो रही है। और अगर आपसे कोई फीमेल पूछ लिया, क्या फीमेल पूछ लिया, फीमेल में कौन जीता? मुंबई जीता। कौन जीता? फीमेल में मुंबई जीता था। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, जो हमारा दूसरा करंट अफेयर क्लास आएगा उसमें। ठीक है, तो आपको अभी मेल की बात हो रही है, तो मेल में याद रखना है किसके बारे में, तो आरसीबी जीता था। ठीक है, और उपविजेता कौन रहा? उपविजेता पंजाब किंग्स 11 रही। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? साई सुदर्शन को मिला है। कौन सी टीम के थे? मत पूछिए कौन सी टीम। गुजरात टाइटंस के दोनों थे, है ना, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों वाले, लेकिन आपको नाम याद रखना है साई सुदर्शन। और जो पर्पल कैप जिसको मिला है, जो पर्पल कैप मिलता किसको है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। कौन? प्रसिद्ध कृष्णा जी को मिला है पर्पल कैप। और मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? कुणाल पांड्या को। किसको? कुणाल पांड्या को मिला है। तो चलिए, 18वां संस्करण आरसीबी विजेता, उपविजेता पंजाब किंग्स 11, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, और इस पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या। ठीक है, चलिए ऐसे एक दो बार आप पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। फिर देखिए नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? मैग्नस कार्लसन। कौन? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के विजेता रहे। इसमें थर्ड रैंक आया था हमारे यहाँ का, किसका किसका थर्ड रैंक आया था? बताइए बताइए, थर्ड रैंक किसका आया होगा हमारे इंडिया में? चलिए, टॉप का आपको पता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो थे ये टॉप बने थे। ठीक है, टॉप पर। ठीक है, चलिए उसके बाद फ्रेंच ओपन, हमारे इंडिया का थर्ड रैंक आया था यहाँ पे नॉर्वे चेस में, ये मैग्नस कार्लसन का ये फर्स्ट रैंक था। ठीक है, फिर उसके देखिए फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2025, फ्रेंच में आपको मेल में याद रखना है कार्लोस अल्कराज, और फीमेल में याद रखना है कोको गफ। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में जो मेल में मतलब मेल कहीं पुरुष की बात हो रही है, और यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है। किसकी? स्त्री की बात हो रही है। चलिए, अब मेल में अगर मेल की बात की जाएगी तो कार्लोस अल्कराज। कौन? मेल में अल्कराज जीते, और फीमेल में गफ जीती। क्या? कोको 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 कोको, वो उड़ गई, कोको 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 करके उड़ गई। तो आप ऐसे याद रखेंगे फ्रेंच में, फ्रेंच में कोको, और यहाँ पे मेल में आपको याद रखना है मेल में अल्कराज। ठीक है, तो आप इसका कुछ भी ट्रिक बनाइए और ट्रिक से आप याद रखिए। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कौन बनी है? दक्षिण अफ्रीका बनी है। ठीक है, तो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें टॉप में कौन आया? तो बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका आई। ये भी क्वेश्चन अभी किसमें पूछा गया था? तो ये भी आपके आबकारी आरक्षक में पूछा गया था। फिर देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल किया गया? देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें स्पेशली दिया गया है खेल। ठीक है, तो सीधी सी बात है करंट अफेयर में एक तो खेल पूछने वाला है। अब खेल क्या पूछेगा नहीं पता, लेकिन एक तो खेल से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन, किसे शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डायमंड लीग प्रतियोगिता, डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा जी हैं वो गोल्ड मेडल जीते। तो डायमंड, हमारे भारत के डायमंड कौन? नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं। अभी मैं एक और बताऊंगा, उसमें नीरज चोपड़ा जी सिल्वर जीतते हैं। तो डायमंड आप बोलेंगे भारत के डायमंड नीरज चोपड़ा, तो डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स, पैरा मतलब जो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, तो उनका जो एथलेटिक्स है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होने वाला है वो इंडिया में होगा। कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। फीडे, फीडे कहाँ पे होगा? फीडे इस बार भी इंडिया में होगा, इंडिया में, इस बार इंडिया में होगा फीडे। और इसके अलावा फीडे, फीडे जो वर्ल्ड कप होता है वो इंडिया में होगा, और शतरंज वाला। और साथ में विश्व पैरा एथलेटिक्स ये भी इंडिया में ही होगा। आपको याद रखना है, जो जो इंडिया में होगा वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हेलीकॉप्टर एवं एयर इंडिया का ब्लैक बॉक्स, जो आपने ब्लैक बॉक्स आपने अभी न्यूज वगैरह में बहुत देखा, ब्लैक बॉक्स मिला, ब्लैक बॉक्स मिला, ब्लैक बॉक्स मिला।
तो वो ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो कलर होता है एक्चुअल में नारंगी कलर। क्या? नारंगी कलर। ये देखिए ब्लैक बॉक्स का यूज़ क्या होता है, इससे हमें पता चल पाता है कि आखिर जो ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो दुर्घटना हुआ है वो एक्सीडेंट का रीजन क्या था। तो सारी चीज़ों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। जो भी पायलट रहते हैं या फिर जो टेक्निकल चीज़ रहती है वो सब चीज़ उस टाइम पे क्या क्या थी, तो सब कुछ को रिकॉर्ड कर करते हैं। मुख्य रूप से जो पायलट होते हैं, पायलट की वो कंडीशन को कि आखिर यहाँ पे क्या क्या वो चीज़ें क्या बोल रहा था, क्या उसको चाहिए था। ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स का काम वही होता है कि एक्सीडेंट के टाइम में आखिर में क्या क्या चीज़ें हुई थी पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रखता है। ये नारंगी कलर का होता है। कौन से? नारंगी कलर का होता है। फिर देखिए पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान पे। कहाँ पे? राजस्थान पे। फिर देखिए भारतीय भाषाओं के लिए प्रसिद्ध एआई मॉडल। भारतीय भाषाओं के लिए प्रसिद्ध एआई मॉडल कौन सा? तो भारत जेन। क्या? भारत जेन जो है भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल है। फिर देखिए ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय जो है वो हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन है? हॉकी खिलाड़ी। ये थोड़े से फेमस है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए इनके बारे में आप बता दें। ललित उपाध्याय क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। ललित उपाध्याय हॉकी खेलते थे। ललित उपाध्याय हॉकी खेलते थे। भारतीय भाषाओं के लिए एक तो एआई मॉडल बना है भारत जेन। क्या? भारत जेन बना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कौन, उसका मेजबानी कौन किया? राजस्थान किया। देखिए करंट अफेयर के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि आप जैसे इसका प्रिंट आउट निकलवा लिए, कोई बात नहीं, और इकोनॉमिक सर्वे का भी हमने आपको बता दिया है। ये दोनों चीज़ों को आप खेल खेल में याद करेंगे। क्या करेंगे? 2 जन 3 जन ऐसे जाइए। ठीक है। जब आपको लगे कि यार अब थक गए हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, 1 घंटे के लिए जाइए, नीचे जाइए, मतलब आप घूमिए थोड़ा सा, है ना, लाइब्रेरी से बाहर जाइए, या फिर आप मान लीजिए गाँव में रहते हैं तो थोड़ा सा जाइए, बोले चले आज चलते हैं आज ग्राउंड साइड। ग्राउंड साइड ये बुक को लेके जाइए और बोलिए कि ठीक है, जो ये 4 महीने का करंट अफेयर मिला था भाई, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। या फिर मान लीजिए अगर किसी को नहीं आता तो एक जन पढ़ना चालू करिए कि हेलीकॉप्टर और एयर इंडिया का ब्लैक बॉक्स का कलर क्या है? नारंगी होता है। ऐसे करके पढ़िए, 2 लोग सुने तो एक आध 2-3 पेज आप पढ़िए, फिर 2-3 पेज आपका दोस्त पढ़े, फिर 2-3 पेज तीसरा नंबर का जो दोस्त रहे वो पढ़े, फिर उसके बाद आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए। तो ऐसे करके में ना ये आपका मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेगा, पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका ऐसे ही हलवा टाइप का याद हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, 16वीं जनगणना। 16वीं जो जनगणना है ये 2 चरणों में होने वाली है। क्या? 2 चरणों में होने वाली है। 1 अक्टूबर 2026 से 16वीं जनगणना शुरू हो जाएगी। कब से? 1 अक्टूबर 2026 से 16वीं जनगणना शुरू हो जाएगी। 2 चरणों में होगी। पहली चरण में पहाड़ी राज्य के 4 राज्य शामिल किए गए हैं, और द्वितीय चरण में सारे के सारे जो बचे हुए राज्य रहेंगे। ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट कुछ नहीं याद रखना है, तो इतना तो याद रखना ही है कि 1 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। 1 अक्टूबर से हम गांधी जयंती के एक दिन पहले से ही जनगणना शुरू करा देंगे। कब से? 2026 में। और इसका जो पूरा फाइनल डेटा आएगा लोगों की गिनती करने के बाद 2027 में आएगा। ठीक है। तो आप इनके नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। पहाड़ी राज्य में हिमाचल का, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, ये 4 का सबसे पहले होगा, फिर सेकंड स्टेज में इसका होगा। इस बार जातीय जनगणना होने वाली है। क्या? इस बार जो जातीय जनगणना, पहले जातीय जनगणना नहीं होती थी, तो इस बार जातीय जनगणना होगी कि भाई साहब आप कौन से जाति में आते हैं। अच्छा ठीक है, ये आप यादव में आते हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें आते हैं, ये सब तो जातीय जनगणना इस बार होगी, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु किस लिए शुरू किया गया? तो ईरान में। आपको पता है ईरान और आपको पता है इजराइल, आपको पता है ईरान और आपको पता है इजराइल, दोनों के बीच में अच्छा खासा वॉर चल रहा था। तो ये इस टाइम पे इजराइल इन लोग के ऊपर बहुत अटैक कर रहा था, ईरान भी इसके ऊपर। तो ईरान में जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए एडवाइजरी जारी की कि भाई जल्दी जल्दी आप चुपचाप इंडिया आ जाओ। ठीक है। तो जो ईरान में फंसे लोग थे वो जो ईरान में फंसे भारतीय लोग थे, वो लोग को सुरक्षित निकासी के लिए इंडिया तुरंत उनको भेजने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु लाया गया। भैया ठीक है, कौन काम आता है? लास्ट में हमारा देश काम ही आता है। बाकी हम भले किसी चीज़ की भी तारीफ करिए, बट लास्ट में हमारा देश से ही हमारे काम आता है। और लास्ट में लोग आए ईरान से दौड़ के। ठीक है। ई वोटिंग तकनीक अपनाने वाला पहला राज्य। ई वोटिंग मतलब अगर आप कहीं और है वहां से भी वोटिंग कर सकते हैं। बिहार में पहली बार ये अपनाया गया। ई वोटिंग कहाँ पे? तो बोलेंगे बिहार में। नगरीय निकाय भी चुनाव हुआ था, उसमें क्या किया गया था? देखिए जैसे कि आपको एक वोटर आईडी मिल जाता है तो उसमें एक नंबर वगैरह रहता है, वो नंबर है, और वहाँ पे आप
जैसे अब वहाँ पे जहाँ पे आपकी वोटिंग होनी है वहाँ से पहले देखा जाएगा, अच्छा भाई साहब इनका ये नंबर है, हाँ ठीक है, नाम है, इनके पापा का नाम ये है, सब चीज़ें है, सब मैच करने के बाद फिर वो देखेंगे, अच्छा इनका फेस, हाँ ये फेस, अच्छा थोड़ा थोड़ा सा गोरा गोरा है, थोड़ा थोड़ा काला है, हाँ ठीक है, मिला लो, थोड़ा सा मूछ देखो छोटा है, सब चीज़ मिलाने के बाद उसके बाद बोलेंगे अच्छा हाँ ठीक है अब आप वोटिंग कर लो, किसको दोगे वोट, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसको वोट दोगे। तो ये लास्ट में तो पूरा पूरा वेरीफाई करने के बाद में होता है। तो जो ये ई वोटिंग है वो सबसे पहले बिहार में हुआ है नगरीय निकाय चुनाव में। फिर देखिए भारत का समुद्री तट रेखा में वृद्धि हो गई है, भारत की समुद्री तट रेखा में वृद्धि, भाई साहब देख रहे हो क्या हुआ है, समुद्री तट रेखा पहले हमारी कितनी थी, हम जो पढ़ते थे 7,516, अब कितनी हो गई है 11,000 से 4,000 बढ़ गया है। तो 4,000 किलोमीटर बढ़ गया है, 11,098, क्या 11,098 किलोमीटर अब हमारी समुद्री तट रेखा हो गई है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कहाँ की है बताइए, बताइए, याद आया, बताइए बताइए, इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़ा है। गुजरात, क्या गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। 7,516 से अब बढ़ गया है, कितना हो गया है 11,098, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब हमारी अब जो जीडीपी का आकार है वो कितना हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब इसीलिए तो अमेरिका चाह रहा है कि भाई साहब को रोक दो, नहीं तो पता है चला ऐसा हो जाए कि साला ये इंडिया वाले जो है इंडिया टॉप कर दे रहे हैं। अब ट्रम्प को ये चुभ रहा है कि भाई साहब इनको तो थोड़ा सा रोक ही दो, चाइना को तो कभी हम रास आते ही नहीं है, ठीक है, तो हर कोई अब रोकने में इसीलिए लगा है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है, भारत बन गया है। अमेरिका सबसे टॉप पे है, चीन है सेकंड पे, थर्ड मत याद रखिए, चौथा है भारत। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी आप एक बार इनका याद रख सकते हैं कि अच्छा हमसे हमसे आगे कौन कौन है, जर्मनी आगे है, चीन आगे है और अमेरिका आगे है। हमने किसको पछाड़ दिया है भाई साहब, हमने जापान को पछाड़ दिया, क्या जापान को हरा दिए हैं, जापान पहले चौथे में था, हम पांचवें पे थे, अब देखिए जापान को हरा के हम इंडिया चौथे पे पहुंच गया है। फिर देखिए 58वां, कौन सा 58वें क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये देखिए 2023 का था लेकिन 2025 में दिया गया, कब दिया गया 2025 में दिया गया, 2023 का था। दो लोगों को मिला है, किसको किसको, जो एक उर्दू कवि, आपने गुलजार की शायरी देखी होगी, पक्का देखी और लगाया भी होगा आपने उनके लिए, हाँ बिल्कुल मुझे पता है आपने लगाया है। हाँ वही जो गुलजार हैं वो उर्दू कवि हैं, उनको मिला है, और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, दो लोगों को, किसको, संस्कृत के जो विद्वान है राम भद्राचार्य जी इनको, और गुलजार जी को, दो जो इनको मिला है। 58वां वाला, 59वां किसको मिला है, हमारे छत्तीसगढ़ के, किसको, विनोद कुमार शुक्ल जी जो कि साहित्यकार हैं। अब बता दीजिए कि इन्होंने कौन, इनकी पहली कविता कौन सी है, नहीं पता, कोई बात नहीं, उसको आप पहले जाके एक बार देख लेना। फिर देखिए 72वीं मिस वर्ल्ड, 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है बताइए, जो 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है 2025 में, वो बनी है सुचाता चुआंग श्री, कौन, सुचाता चुआंग श्री मिस वर्ल्ड बनी है 72वीं। तो इसका जो मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था तेलंगाना में, और कौन बना है मिस वर्ल्ड, सुचाता चुआंग श्री जो कि थाईलैंड की हैं। सुचाता मिस वर्ल्ड बनी है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको मिला है, ये मिला है बानो मुश्ताक जी को, किसको, बानो मुश्ताक जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी रचना का नाम क्या है, हार्ट लैम्प, क्या नाम है, हार्ट लैम्प के लिए बानो मुश्ताक जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर बानो, बुकर बानो, बुकर बानो, बुकर बानो, बुकर बानो, बुकर पुरस्कार बानो जी को मिला है, और हार्ट लैम्प के लिए मिला है। भारत के 52वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम बताइए। तो भारत के 52वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है बी आर गवई, क्या, बी आर गवई, ठीक है। और इसमें अगर एक चीज़ और आप याद रखते हैं कि पहले बौद्ध न्यायाधीश है CJI है, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ये आई थिंक ST या फिर हाँ ST से शायद आते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, वैसे तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन पहले बौद्ध CJI है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी बी आर गवई 52वें क्रम के हैं, ये जरूर याद रखें, 52वें क्रम के हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति करते हैं।
फिर देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन, अजय कुमार। यूपीएससी, अब भाई अजय है यूपीएससी में, अगर आप यूपीएससी निकाले मतलब आप अजय हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। अजय, अजय कुमार यूपीएससी के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दृष्टि बाधित, मतलब जिसको दिखता नहीं है, वो पर्वतारोही कौन सी है, तो छोजिंग, कौन, छोजिन अंगगो। छोजिन अंगगो, थोड़ा सा नाम भी उटपटांग टाइप का है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, छोजिन 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 अंगगो अंगगो अंगगो। कौन, तो बोलेंगे ये है कहाँ की, आई थिंक ये जो है उत्तराखंड या उत्तराखंड साइड की है, ठीक है। तो इनका एड्रेस मत याद रखिए, बस याद रख लीजिए कि भाई है कौन, तो छोजिन अंगगो। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है डेटा। फिर देखिए प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता, मतलब प्रेस वालों को कितनी फ्रीडम मिली है। अब बताइए, आप बताइए, आपका कोई अगर एक ठो आवाज़ उठाना है कि आपका जो एग्ज़ाम लेट हो रहा है या चीज़ें हो रही है, कौन आपके बारे में कोई बात करेगा, नहीं बात करेंगे। हमारी प्रेस, हमारी मीडिया पूरा का पूरी क्या हो चुकी है, आपको पता है। चलिए अब ये जो प्रेस है, प्रेस में हमारा रैंक कौन सा है, 151, और नॉर्वे का फर्स्ट है। नॉर्वे का वैसे नहीं पूछेगा हमारा रैंक, पूछ सकता है, और पूछेगा तो बोल देना आपकी, मैं 151 का दान कर दिया, 151 का दान कर दिया और मीडिया को खरीद लिया। क्या, 151 का दान करके मैंने मीडिया को खरीद लिया। 151 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। राष्ट्रीय विधिक सेवा मतलब ये जो विधिक सेवा होती है, ये काहे के लिए होती है, जो इससे मान ली कि हम गरीब हैं, अब हमको भी थोड़ा सा, मैं मतलब मान लीजिए मुझे कोई केस में फंसा दिया गया, भाई ये झूठ बोल रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, ऐसा करके, तो भाई अब मैं तो वकील रख नहीं सकता, तो हमारे पास जो विधिक से मतलब जो ये वकील लोग हैं, हमको ये थोड़ा ये अधिकार देता है कि हाँ, यहाँ से जो गरीब लोग हैं उनकी कानूनी लड़ाई के लिए, गरीब लोगों की कानूनी लड़ाई के लिए ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष सूर्यकांत। तो हम गरीबों के लिए कौन, सूर्य के टाइप है सूर्यकांत। हम गरीबों के लिए अगर न्याय मिल जाए तो सूर्य टाइप का रहेगा, ठीक है, वो उजाला कर देगा हमारी लाइफ में। फिर देखिए HDI मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 2023 जारी कब हुआ, 2025 में, ठीक है। 193 देशों में हमारे इंडिया का जो रैंक आया है वो 130वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDI में हमारे इंडिया का जो रैंक है वो 130वां रैंक है। टॉप कौन, भाई शांति, जो शांति रखेगा उसी का तो विकास हो पाएगा, जो शांति रखेगा उसी का तो विकास हो पाएगा। शांति, क्या शांति, शांति सूचकांक में बताइए हमारी इंडिया का रैंक। शांति में टॉप में तो आइसलैंड था, आइस बर्फ लगाया आपको शांति मिली। अच्छा 11 से 5 तक आपको शांति मिलती है, हाँ ये 115, ठीक। 131 बता दीजिए किसके लिए था, 131 मैंने अभी बताया था आपको, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। भाई साहब एक और, एक आप एक वो, ठीक है। और ये हो गए अलग अलग जेंडर के हैं कि नहीं है, आप वो और वो, बोलेंगे हाँ ठीक है, आपके 3 बच्चे। 131 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। 130 क्या हो गया, तो 130 हो गया मानव विकास सूचकांक। तो आपको याद रखना है 130 मानव विकास सूचकांक 3 इंडेक्स पे जारी किया जाता है, ठीक है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, और इसके अलावा एक चीज़ और है आपका, वहाँ जो पैसे वगैरह रहते हैं उसके लिए, 3 चीज़ों के आधार पे जारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट SRS 2021, सैंपल रजिस्ट्रेशन जो रिपोर्ट है उस आधार पे अब जो मातृ मृत्यु दर है हमारे इंडिया की, जो पहले कितनी थी, पहले ज़्यादा थी, अब कितनी हो गई है, तो अब 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर 93 माताओं की मृत्यु होती है। पहले ये कितनी थी, पहले ये अप्रोक्स 120, छत्तीसगढ़ का तो 137 था, और हमारे इंडिया का भी थोड़ा सा खराबी था, अब थोड़ा सा सुधर गया है, 93 हो गया है, ठीक है। तो अभी आप ये याद रख सकते हैं कि SRS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे छत्तीसगढ़ में प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म पर 93 माताओं की मृत्यु हो जाती है, मातृ मृत्यु दर 93 हो गई है। और ये जो हजार यहाँ पे शिशु मृत्यु दर है, तो 1,000 बच्चों के जन्म पर 19 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 1,000 बच्चों की जन्म होता है तो उसमें 19 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो शिशु मृत्यु दर 19 हो गई है हमारी इंडिया की, और मातृ मृत्यु दर हो गई है 93। 19 93 आपको याद रखना है, 19,000 में, 1,000 में 19 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और 1 लाख जब जीवित बच्चों का जन्म होता है उसमें 93 माताओं की मृत्यु हो जाती है। कब, जब जन्म होता है प्रसव के टाइम पे तब। फिर पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला जिला, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित भारत का जो पहला जिला है उसका नाम है दीव। कौन सा, दीव,
दमन एवं दीव आपने नाम सुना होगा। फिर देखिए सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो आयोजन हुआ वो बिहार में हुआ। कहाँ पे? यूथ इंडिया गेम्स है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ वो बिहार में हुआ। टॉप महाराष्ट्र का आया, किसका? टॉप महाराष्ट्र का। सेकंड रैंक हरियाणा का आया, मत याद रखिए हरियाणा को। बस आपको याद क्या रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ का 19वां रैंक, टॉप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुल पदक 158, मन कर रहा है याद करिए, नहीं मन कर रहे हैं मत याद रखिए। छत्तीसगढ़ का 14 पदक मिला है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया था। किसने? महाराष्ट्र ने टॉप किया था, ये जरूर आपको याद रखना है। और आयोजन कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। ये दोनों फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है छत्तीसगढ़ का, याद कर लीजिए, ठीक है। तीन चीज़ें याद रख लीजिए, आयोजन स्थल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार में, टॉप महाराष्ट्र, 19वां स्थान छत्तीसगढ़ का। फिर देखिए आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? पहली बार अब आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा जब आप लोग का पेपर हो जाएगा। उसके कब? तो उसके एक हफ्ते से 2 दिन ज़्यादा, मतलब 9 दिन बाद, ठीक है। तो 14 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा और 9 दिन बाद आपका आयुर्वेद आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। फिर देखिए दोहा डायमंड लीग, क्या? दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग के जो विजेता बने हैं, दोहा डायमंड लीग, तो दोहा डायमंड लीग के जो विजेता बने हैं वो कौन? वेवन जूलियर, क्या सॉरी वेवर जूलियन, कौन? वेवर जूलियन। और अभी हमने डायमंड लीग देखा था, डायमंड लीग में विजेता बन गए थे कौन? नीरज चोपड़ा। लेकिन दोहा डायमंड लीग में कौन विजेता बन गए? वेवर जूलियन, ठीक है। तो डायमंड लीग में तो नीरज चोपड़ा जी थे, लेकिन दोहा डायमंड जो दोहा में हुआ था डायमंड लीग, उसमें वेवर जूलियन विजेता बने हैं। और उप विजेता या फिर जो जिसको बोल सकते हैं सिल्वर मेडल किसको मिला है? नीरज चोपड़ा जी को मिला है, ठीक है। दोहा वाले में वीवर जूलियन जी जीते थे, डायमंड लीग जो हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा जीते थे। फिर देखिए नोमैडिक सैन्याभ्यास, जो नोमैडिक सैन्याभ्यास हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और मंगोलिया के बीच में। तो ऐसा आपकी एग्जाम में पहले बहुत क्वेश्चन बनते थे कि जो सैन्याभ्यास हुआ है, नोमैडिक सैन्याभ्यास, वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत व मंगोलिया के बीच में हुआ है। फिर देखिए इसरो का 101वां जो मिशन है, उस मिशन का नाम क्या है? PSLV-C61 से ये प्रक्षेपित हुआ है। मिशन का नाम है EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, ठीक है। देखिए अर्थ मतलब सीधी सी बात है, अर्थ मतलब पृथ्वी की जासूसी करेगा, ये स्वदेशी जासूसी उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए EOS-09 इसरो का 109वां मिशन है। कौन सा? इसरो का 109वां मिशन, जो कि किससे प्रक्षेपित किया गया? PSLV-C65। ये याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट आपको याद ये रहना चाहिए कि जो 101वां मिशन है उसका नाम क्या है? EOS-09। ये क्या करेगा? स्वदेशी जासूसी उपग्रह है, हमारे पृथ्वी का ऑब्जर्व करेगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें हमारी पृथ्वी में हो रही है। तो इसरो का 101वां जो मिशन है उसका नाम क्या है? EOS-09, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। आगे बढ़ें। फिर देखिए गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी। ये झांकी में फर्स्ट रैंक यूपी का मिला, यूपी को। और उसमें झांकी में था क्या? यूपी की झांकी में महाकुंभ था। क्या? महाकुंभ। उसमें जो थीम था तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। हमारा जो गोल्डन इंडिया है उसमें विरासत और विकास को ये दर्शाया गया था महाकुंभ वाली झांकी में, ठीक है। कहाँ की? यूपी के। फिर देखिए मेहमान, जब गणतंत्र दिवस में हमेशा मेहमान आते हैं ना, हाँ आते हैं। इस बार कौन मेहमान आए? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए। अच्छा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। कौन? प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस में झांकी में फर्स्ट रैंक यूपी को मिला, यूपी के। महाकुंभ लगा हुआ था तो स्वर्णिम विकास और विरासत इसका थीम था। और इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मेहमान थे, आए थे, उनका यहाँ पे हमने क्या किया? सत्कार किया। फिर देखिए ये बहुत पूछता है कि आखिर 2025 में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं वो टोटल कितने मिले हैं? तो 139 पद्म पुरस्कार मिले हैं ओवरऑल। 139 में 7 ठो पद्म विभूषण मिला है। सबसे बड़ा भारत का सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न। अब भारत रत्न के बाद में अगर आप आएंगे तो पद्म विभूषण, उसके बाद फिर पद्म भूषण, उसके बाद में पद्म श्री आता है।
देखिए पद्म भूषण जो विभूषण मिला है वो कितने लोग को मिला है? 7 लोगों को। पद्म भूषण जो मिला है वो 19 लोग को मिला है। पद्मश्री जो मिला है वो 113 लोगों, कितने? 113 लोगों को मिला है। ओवरऑल 139 लोग हो जाएंगे। 7 19 113, 7 19 113। अब देखिए जो पद्म विभूषण मिला हुआ है वो 7 लोगों में किसको किसको मिला है? नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है, जो कि चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है, तो नागेश्वर रेड्डी, नाग, नाग भाई नाग, समझ रहे हो? कुछ काट लेगा तो चिकित्सा कराना पड़ेगा। नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा। जगदीश, जगदीश सिंह ये सार्वजनिक मामले। ओम जय जगदीश, अरे भगवान, भगवान हर जगह पे है, सार्वजनिक है। फिर देखिए कुमुदनी, कुमुदनी रजनीकांत, कुमुदनी रजनीकांत, रजनीकांत जी को आप जानते हैं, आर्टिस्ट हैं, क्या मस्त क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। फिर देखिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण जो सुब्रमण्यम जी हैं ये है कला से संबंधित। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी कला से संबंधित हैं। फिर देखिए वासुदेवन नायर, वासुदेवन नायर जो है वो साहित्य से संबंधित थे। ओसामी सुजुकी, अब देखो सुजुकी है तो सीधी सी बात है, सुजुकी का व्यापार होता है, गाड़ी है तो व्यापार, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला। शारदा सिन्हा ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि आखिर जो पद्म विभूषण मिला है, मिला किसको किसको? नागेश्वर जी को मिला है, जगदीश, कुमुदनी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेवन, ओसामी सुजुकी, शारदा सिन्हा। एक बार में याद मत करिए, बस इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगली बार फिर से इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, पक्का याद हो जाएगा। जीनोम आधारित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश, जीनोम आधारित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है इंडिया। ठीक है, फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो मिला है वो मिला है किसको? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को मिला है। किसको? INCOIS को मिला हुआ है। देखिए बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए? हमारे छत्तीसगढ़ के बीसीसीआई के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बने हैं, मतलब पैसा वाला, देखिए प्रभतेज सिंह भाटिया। फिर देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह। अब देखिए एथलेटिक्स, अगर आपसे बोलोगे एथलीट मुझे बनना है तो आपको बहादुर होना चाहिए ना, बस हो गया, बहादुर याद कर लिए, काम खत्म। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? वी नारायणन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बस आप यहाँ पे लिख लो M और IMP लिख लो। तो वी नारायणन, कौन? वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष। अच्छा बताइए कि जो हमारे CJI बने हैं, नाम बता दूं मैं? चलिए मैं नाम बताता हूँ। VR गवई, VR गवई जी जो है ये कौन से क्रम के हैं? चलिए आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, याद है। आप एक क्या काम करेंगे, जाएंगे पुरानी स्लाइड में और देखेंगे कौन से क्रम के। ठीक है, द वर्ड आफ्टर गाजा, द वर्ड आफ्टर गाजा के जो लेखक हैं वो कौन है? द वर्ड आफ्टर गाजा के जो लेखक हैं वो पंकज मिश्रा हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर सकते हैं, जो गाजा में अटैक वगैरह हो उसके बाद आप गाजा कैसा हो गया है ये वो सब करके पंकज मिश्रा जी लिखे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, मतलब सीधी सी बात है कौन सा जो स्टेट है वो कम लोन लिया है। ठीक है, अब ठीक है, आप तो बांट तो रहे, जैसे महतारी बंधन योजना ये सब आप बांट तो, लेकिन पैसा पता है हमारी सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसा जो वित्तीय रूप से अच्छा खासा सक्षम है, जो कम उधार लिया है, तो उड़ीसा सबसे कम उधार लिया है। उड़ीसा की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, तो उड़ीसा टॉप पे है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, और सेकंड रैंक है छत्तीसगढ़ का। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क अब बन गया है इंडिया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क इंडिया बन गया है। बस थोड़ा सा और पढ़ना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब बताइए कि जो आपकी एज पहले वोटिंग की 21 थी उसे 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ये जो 18 कर दिया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है बताइए? याद आया? नहीं याद आया? 61वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, फिर देखिए यूनेस्को द्वारा दो भारतीय शहर को वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा दो भारतीय शहर को वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर और उदयपुर, इंदौर शहर और उदयपुर शहर को क्या वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता दिया गया है।
फिर देखिए सोनमर्ग सुरंग, कौन सा सोनमर्ग सुरंग, ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो सोन सुरंग है, सीधी सी बात है, इसकी जो लंबाई है वो है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके माध्यम से लेह वगैरह की जो रोड है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सोनमर्ग जो सुरंग बना हुआ है वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। देखिए जम्मू कश्मीर वालों को हम क्या देते हैं, देखिए कितना अच्छा अच्छा यहाँ हमने ब्रिज दे दिया है, सुरंग दे दिया है कि भाई साहब आप लोग अच्छे से रहो। वो क्या देते हैं, वो सेना को पत्थर मारते हैं। ठीक है, वो सेना वालों को पत्थर मारते हैं, टूरिस्ट जाते हैं उनको यहाँ पे आके मरवा देते हैं। मतलब आप लोग सोचिए कि हम कितने अच्छे हैं और वो कितने गंदे हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ें चलती है, पहले बहुत थी, अब थोड़ी सी ठीक हो रही हैं चीज़ें। भारत का पहला ग्लास ब्रिज, भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है वो कन्याकुमारी में है। कहाँ पे, कन्याकुमारी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। फिर देखिए इंडिया ओपन 2025, इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन विजेता कौन बने हैं, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, तो इंडिया ओपन जो बैडमिंटन हुआ था उसमें विक्टर, विक्टर आप बोलते हैं जिलेट विक्टर। अच्छा, बैडमिंटन वो खेलने गया था, लेकिन पहले जो जिलेट विक्टर है उससे पहले अपना दाढ़ी क्लीन कर लिया तो वो जीत गया। तो इंडिया ओपन वो जीता कैसे भाई, वो बस अपना दाढ़ी क्लीन कर लिया था तो बैडमिंटन में जीत गया, ऐसे करके याद कर लेना, विक्टर एक्सेल्सन। फिर देखिए आप जब चीज़ें बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉमेडी वाला बनाएंगे, जब कॉमेडी वाला बनाएंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, मतलब ये फैक्चुअल चीज़ आपको एकदम आसान लग गई। अगर इसी चीज़ों को याद रखेगा, इंडियन ओपन, फिर बैडमिंटन, फिर विक्टर एक्सेल्सन एक्सेल्सन एक्सेल्सन, उसको नहीं याद होगा, बहुत भूल जाएगा। और वही आपको याद हो गया, बैडमिंटन खेला विक्टर, जो विक्टर वाले से क्लीन सेव करके बस हो गया, बन गया काम। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, हमने अभी देखा था नार्वे शतरंज वाला। नार्वे शतरंज वाले में हमारा जो थर्ड रैंक आया था उसमें से कौन, डी गुकेश गए थे, कौन, डी गुकेश, इनका थर्ड रैंक आया था। कौन, कार्लस मार्क्सन जो थे, है ना, वो कहाँ के, तो मतलब वो फर्स्ट रैंक लाए थे। कौन, कार्लसन मार्क जो, सॉरी यहाँ कार्लस मार्क्सन करके इनका जो नाम है, वो क्या हो जाएंगे, तो इन्होंने ये विजेता थे, ये आपको याद है, विजेता कार्लस मार्क्सन। और ये हमारे हमारे इंडिया के जो थे डी गुकेश जी, ये थर्ड रैंक लाए थे। मत याद रखिए इनको, बस आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है 2024, ये किसको किसको दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है किसको किसको दिया गया, डी गुकेश जी को दिया गया, जो कि शतरंज वाले हैं, हरमनप्रीत हैं जो कि हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार है जो कि एथलीट हैं, और जो मनु भाकर हैं ये निशानेबाजी वाली हैं। ठीक है, तो डी गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है, और मनु भाकर को। इनके जो खेल है, खेल भी याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर हमें घुमा सकता है, बोलेगा किसको किसको मिला है, तो आप बोलेंगे डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, ये चार लोग को मिला है। अच्छा, इनका संबंध बता दीजिए, प्रवीण कुमार का पैरा एथलेटिक्स से है, ठीक है, मतलब दिव्यांग है ये, ठीक है, और एथलेटिक्स से है। मनु भाकर निशानेबाजी, तो ये आपका इनका संबंध भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म करने वाले हैं। आईसीसी अवार्ड 2024, आईसीसी अवार्ड 2024, देखिए आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन, तो बोलेंगे वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर में अजमातुल्ला उमर जई, जो कि अफगानिस्तान के हैं, ये बने हैं। ठीक है, अफगान के हैं, अफगान जलेबी वाले हैं, अजमातुल्ला उमर जई। आपने इनको देखा भी होगा आईपीएल में। ठीक है, तो सबसे अच्छे आईसीसी वर्ल्ड मतलब आईसीसी वनडे क्रिकेटर कौन है, अजमातुल्ला उमर जई। और सबसे अच्छी महिलाओं में अगर बोला जाए कि वनडे क्रिकेटर कौन, तो स्मृति मंधाना, क्रिकेटर वनडे क्रिकेटर, है ना, जो सबसे अच्छा खेलती हैं, वो आपको याद रखना है टॉप में कि स्मृति मंधाना, और अजमातुल्ला उमर जई अफगानिस्तान के हैं। फिर देखिए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर में जसप्रीत बुमराह, कौन, जसप्रीत बुमराह, बुमराह, ये जो इनको अवार्ड मिला है वो कौन सा अवार्ड मिला है, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिला है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ये भी जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ये भी जसप्रीत बुमराह को, वनडे वाले में पुरुष वाले में अजमातुल्ला आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। फिर देखिए आईसीसी टी20 में पुरुष क्रिकेटर हो जाएंगे कौन, अर्शदीप सिंह, कौन, अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, कौन, अर्शदीप सिंह। महिला में अमेलिया केर, कौन, महिला में अमेलिया केर।
आई सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। किसने जीता? जैनिक सिनर। ओ भाई साहब, बल विंबलडन, बल बल में भी नर, तो विंबलडन भी जैनिक सिनर ने जीता और ऑस्ट्रेलियन भी जीता। आस है, बल है, वो नर है तभी जीतेगा। आप नर हो, न निराश करो मन को, आस रखो आस रखो आस रखो। ऑस्ट्रेलिया भी नर ने जीता, जैनिक सिनर ने जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता कौन? बोलेंगे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होती है और जो इसकी विजेता है वो है पश्चिम बंगाल टीम। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड में होगा। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे? तो लद्दाख में आयोजन किया गया। कहाँ पे? लद्दाख में आयोजन किया गया। विंटर्स गेम, कौन विंटर्स गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ बताइए? अभी मैंने आपको पढ़ा है यूथ गेम्स, देख लीजिए, आप दोबारा पढ़ेंगे याद हो जाएगा, अभी हम नहीं बताएंगे इसको। फिडे शतरंज विश्व कप 2025, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का जो मेजबानी करने वाला है वो इंडिया करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो यूएनएससी का जो अस्थायी सदस्य बना है वो हमारा लाडला पाकिस्तान, बेटा हमारा पाकिस्तान। अस्थायी सदस्य हम, जैसे अभी इंडिया भी बना था कुछ टाइम पहले, तो ऐसे कुछ कुछ लोगों को अस्थायी सदस्य बनाते रहते हैं, ऐसे टेम्परेरी है ना। तो अभी पाकिस्तान बना है। फिर देखिए आज की हमारी लास्ट स्लाइड है ये, इसरो का 100वां उपग्रह है। इसरो का 100वां जो उपग्रह है वो जो है उसका नाम क्या है? NVS-02। किसके थ्रू भेजा गया है? GSLV F-15। और हमने अभी जो जो हमारा 101वां उपग्रह था वो बताइए क्या था? EOS या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। EOS आपको याद है 101वां। और अगर आपके 100वें की बात होगी तो NVS, क्या? NVS नेविगेशन सैटेलाइट की बात हो रही है, नेविगेशन सैटेलाइट। तो इसको हम भेजे हैं GSLV F-15 से, ठीक है, और इसको हम भेजे थे GSLV F-16 से, ठीक है। तो 101वें वाले को हम 16 से भेजे थे और 100वें वाले को 15 से भेजे थे। ये है NVS, वो था EOS। फिर देखिए यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यूनि यूनि सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है, ये कानून लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। गोवा तो पहले ही, जब भारत आज़ाद हुआ उसी टाइम से गोवा में लागू हो गया, तो गोवा में पहले ही चल रहा था, लेकिन अभी लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ब्रिक्स में कितने सदस्य हो गए हैं? 10 सदस्य हो गए हैं। पहले 4 बने थे, फिर बाद में कौन बन गया? तो साउथ अफ्रीका बन गया, 5 हो गए, ठीक है। और फिर देखिए 5 हो गए, फिर देखिए 2024 में 4 बन गए। कौन कौन से बन गए? मिस्र बन गया, ईरान बन गया, सऊदी अरब बन गया, इथियोपिया बन गया। 5 4 9 हो गए, और अभी हाल ही में बना है 10वां इंडोनेशिया। तो ओवरऑल कितने हो गए? 10 हो गए। ब्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 हो गए। फिर उसके बाद 4 ठो बन गए मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इथियोपिया, और 10वां बन गया है इंडोनेशिया। तो 10वां सदस्य कौन बना है? 10वां सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी इसलिए हमने जल्दी से इसको कवर कर लिया। अगर आप इसको देख चुके हैं, आप जल्दी से, अब अभी तो नहीं, आप 4 घंटे 5 घंटे फिर कल एक बार इसको PDF को अच्छे से देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में ही याद हो जाएंगी। धन्यवाद।